विश्व अहिंसा दिवस पर आज के इस युद्ध विशेषांक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जिन्होंने दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश दिया था। लेकिन आज उनकी जयंती यानी अहिंसा दिवस पर हम ईरान और इजरायल के युद्ध का ये विश्लेषण आपके लिए कर रहे हैं, या कह लीजिए कि करना पड़ रहा है। करीब 24 घंटे पहले इजरायल के आसमान में गूंजने वाले मिसाइल्स के शोर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ईरान ने इस हमले को अपना पहला बदला बताया है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने मिसाइल दागकर यह हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरी दुनिया में इस हमले का असर दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन इजरायल के साथ खुलकर खड़े हुए हैं। अमेरिका ने कहा है कि इस हमले में इजरायल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ब्रिटेन ने भी साफ किया है कि जिस वक्त यह हमला हुआ, ब्रिटेन की सेना की टुकड़ी भी तब इजरायल में ही मौजूद थी और लगातार इजरायल की वो मदद के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई थी। उधर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने G7 देशों की एक मीटिंग बुलाई है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल को धमकी दी है कि अगर अब ईरान पर हमला हुआ तो वो और ज्यादा खतरनाक तरीके से इजरायल पर हमला करेंगे। और इस बीच ईरान के खुफिया मंत्रालय ने इजरायल के मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पहला नाम है इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, और उनके जो दूसरे नेता हैं और डिफेंस अधिकारियों को भी खत्म करने की धमकी दी गई है। यानी अब ईरान ने खुलकर यह कहा है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को छोड़ेंगे नहीं। खुलकर बेंजामिन नेतन्याहू को जान से मारने की धमकी ईरान ने दी है। और इस लिस्ट में तस्वीर के साथ नेतन्याहू का नाम और उनकी तस्वीर मौजूद है। और उसके बाद इजरायल के रक्षा मंत्री और इजरायल के सेना प्रमुख का भी इस लिस्ट में नाम है। आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट है, मोस्ट वांटेड लिस्ट ईरान की, ये जारी की गई है और इसमें नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा उनकी तस्वीर के साथ। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजरायल में खुफिया एजेंसियों ने भी अपनी मीटिंग बुलाई और इस बैठक में इजरायल ने ईरान से बदला लेने की अपनी एक नई रणनीति बनाई है। इस मीटिंग में इजरायल के सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख भी शामिल थे। और ईरान ने कल रात 181 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए इजरायल पर हमला किया। इसके जवाब में इजरायल ने कहा कि अब ईरान को ऐसा जवाब मिलेगा जिसे ईरान और ईरान के लोग सदियों तक याद रखेंगे। इजरायल के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि ईरान ने रेड लाइन पार कर ली है, जिसका बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। और ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि वो इस जंग में शामिल ना हो। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि अमेरिका की सेना इजरायल की रक्षा के लिए पूरी तैयार है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अमेरिका अब इजरायल के पीछे आकर खड़ा हो गया है। अमेरिका ने कह दिया है कि हम इजरायल की रक्षा करेंगे, हम इजरायल को हर जरूरी मदद देंगे, हथियार देंगे। और ब्रिटेन ने भी कह दिया है कि वो भी इजरायल का समर्थन कर रहा है। ब्रिटेन ने तो यह भी कहा है कि उसकी सेना की एक टुकड़ी इजरायल में मौजूद थी कल रात को भी, और ब्रिटेन की एयरफोर्स ने ईरान के कुछ ठिकानों को अपने निशाने पर लिया हुआ था। अब देखिए अमेरिका ने क्या कहा है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने इस युद्ध के बारे में क्या कहा है वो देखिए। ईरान के आर्मी चीफ ने यह धमकी दी है कि वो इजरायल के नागरिकों को भी अब अपना निशाना बना सकते थे, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका खुलकर इजरायल के साथ खड़े हुए हैं। तो अब आपने ये देख लिया कि पिछले 24 घंटे में जब से ईरान ने लगभग 200 मिसाइल्स इजरायल पर छोड़ी हैं, तब से पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं, पूरी दुनिया के देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो पिछले 24 घंटे में सिर्फ इसी युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, इसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, उनमें से ज्यादातर देश अब इजरायल के पीछे खड़े हैं। वो इजरायल का समर्थन कर रहे हैं और ईरान अपनी तरफ से धमकियां दे रहा है। और इजरायल ये कह रहा है कि ईरान ने जो काम किया है, जो दुस्साहस किया है, इसका उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
दुनिया में जब भी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसे लेकर दोनों ही देश बड़े बड़े दावे करते हैं, क्योंकि युद्ध में हथियारों के साथ साइकोलॉजी की लड़ाई भी होती है। यहां पर भी कल से आज तक अगर आप देखेंगे तो इजराइल और ईरान की तरफ से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरान का दावा है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम ईरान के इस हमले को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो गया और ईरान की 90% मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया है और ईरान ने इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान किया है। यह ईरान का दावा है, जबकि इजराइल का यह कहना है कि उसने ईरान की 90% मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया और इस हमले में सिर्फ एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हुई है। तो अंतर आप देखिए, ईरान कह रहा है कि उसकी 90% मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंची हैं और उन्होंने अपना नुकसान इजराइल का किया है। इजराइल कह रहा है कि 90% मिसाइलों को उसने रोक दिया है। तो ये पिछले 24 घंटे में जो ईरान ने मिसाइल से हमला किया है इजराइल के ऊपर, उसकी सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं। कुछ तस्वीरों में आप देखेंगे कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसमें ये मिसाइल्स नीचे गिरती हुई नजर आ रही हैं और इनसे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ईरान का दावा है कि 90% मिसाइल्स इजराइल तक पहुंच गई हैं और वो अपने लक्ष्य तक पहुंची हैं। लेकिन यहां आप देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब कल रात ये हमला हुआ तो इनमें से बहुत सारी मिसाइल्स को आप हवा में ही नष्ट होते हुए देख पाएंगे। और ये जो हवा में नष्ट हो रही हैं मिसाइल्स, ये इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर रहा है। और कुछ मिसाइल्स लेकिन ऐसी हैं जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम से छूट गई और फिर वो नीचे गिरी हैं, जिनसे नुकसान जरूर हुआ होगा। लेकिन दोनों के दावों में इतना फर्क है कि ईरान कहता है कि 90% मिसाइल पहुंची हैं अपने लक्ष्य तक, ईरान यह कहता है, और इजराइल कहता है कि 90% मिसाइल्स को हमने ऊपर ही हवा में नष्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कैसे ये मिसाइल्स नष्ट होती हैं। इजराइल के डिफेंस सिस्टम की ताकत पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ईरान की ओर से यह दावा किया गया कि इस हमले में इजराइल के कम से कम 20 F-35 फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा दावा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इजराइल के पास जो अमेरिका में बने F-35 फाइटर जेट्स हैं, कम से कम 20 फाइटर जेट्स को ईरान की मिसाइल्स ने नष्ट कर दिया। और अगर ऐसा है तो इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इजराइल ने खंडन किया है इस खबर का और कहा है कि उसके एक भी विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसके फाइटर जेट्स, उसके ड्रोन्स और उसके दूसरे हथियार पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उसके जो हवाई अड्डे हैं वो सुरक्षित हैं। इस हमले में ईरान ने अपने सबसे ताकतवर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। तो इस हमले की गंभीरता को आप समझिए। ईरान ने यह जो हमला है बड़ा जोर लगाकर किया और ईरान के पास जो उसकी बेस्ट मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल ईरान ने इसमें किया है। और उसकी बेहतरीन मिसाइल्स कौन सी हैं उनके नाम आपको बताते हैं। इनमें शहाब 3 और फतह 2 जैसी मिसाइल्स शामिल थीं, जिन्हें कल रात को ईरान ने इजराइल के ऊपर छोड़ा। फतह 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 1400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को हिट कर सकती है। तो इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर और इसकी रफ्तार है 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि शहाब 3 मिसाइल की जो रेंज है वो है 1300 किलोमीटर और इसकी रफ्तार है 8,500 किलोमीटर प्रति घंटा। हाइपरसोनिक स्पीड से, जो हाइपरसोनिक स्पीड है वो ध्वनि की स्पीड से 5 गुना ज्यादा होती है। जब आप ये कहते हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं तो इसका मतलब यह है कि इन मिसाइल्स की जो स्पीड है वो हाइपरसोनिक स्पीड है और हाइपरसोनिक स्पीड ध्वनि की स्पीड से, यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा होती है। ध्वनि 1 सेकंड में 332 मीटर का सफर तय करती है और फतह 3 मिसाइल 1 सेकंड में 4.5 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो आप सोच लीजिए कि यह ध्वनि की रफ्तार से भी कई गुना ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल है जो कल ईरान ने जिसका इस्तेमाल किया। अब आपको इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में बताते हैं जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और जिसने
ईरान की मिसाइलों के हमले से इजराइल के नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया और इजराइल का ऐसा कहना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है और सिर्फ एक नागरिक की जान गई है इस पूरे। अब आप सोचिए, अगर ईरान ने 180 से 200 के बीच इतनी खतरनाक मिसाइल्स दागी हैं इजराइल के ऊपर और इजराइल कहता है कि उसके सिर्फ एक नागरिक की इसमें जान गई है और बहुत ही मामूली नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इजराइल यह दावा कर रहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सारी मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया, पहुंचने नहीं दिया। अब देखिए, ईरान ने अपनी बेस्ट मिसाइल्स इस्तेमाल की, लेकिन इजराइल के पास भी बहुत ताकतवर और बड़ी मिसाइल्स हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर है उसका एयर डिफेंस सिस्टम, जो ऊपर से आने वाली मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर देता है। और कई बार इस सिस्टम के इंटरसेप्शन में कमी भी आती है, जैसा कि कल हमने कई बार देखा कि बहुत सारी मिसाइल्स ऐसी हमें नजर आईं जो ईरान ने छोड़ी और उन्हें इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। जब वो गिरी होंगी इजराइल की भूमि पर, कितना नुकसान हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम 100% मिसाइल्स को रोक नहीं पाया, यानी सबको नहीं रोक पाया। लेकिन इजराइल के लोगों की जान बचाने वाला ये एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत ताकतवर और बहुत भरोसेमंद माना जाता है और पूरी दुनिया में आज एक बार फिर से इसकी चर्चा हो रही है। तो देखिए, इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं। इजराइल के पास 4 तरह का एक डिफेंस सिस्टम है, जिसके 4 अलग अलग अंग हैं और ये दुश्मन की मिसाइल के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और हम हर हमले में, हर प्रकार के हमले में ये एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल की रक्षा करता है। तो इस एयर डिफेंस सिस्टम के 4 हिस्से हैं। इन सब में पहला है आयरन डोम, जिसके बारे में आप बार बार सुनते हैं, आयरन डोम। आयरन डोम शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर देता है। यह एक ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसके 3 हिस्से हैं। इनमें एक रेडार सिस्टम है जो दुश्मन की तरफ से दागे गए रॉकेट को 70 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद कंट्रोल सेंटर उस रॉकेट को हवा में ही नष्ट करने के लिए लॉन्चर को सिग्नल देता है और फिर आखिर में लॉन्चर मिसाइल को फायर करता है और यह मिसाइल उस रॉकेट को उसके टारगेट पर पहुंचने से पहले ही हवा में ही नष्ट कर देती है। और एक आयरन डोम सिस्टम भारतीय रुपयों में लगभग 1000 करोड़ रुपए का होता है और इससे फायर होने वाली एक मिसाइल की कीमत लगभग 33 लाख रुपए है। हर आयरन डोम में 4 से 5 लॉन्चर्स होते हैं जो एक साथ 80 से 100 मिसाइल्स दाग सकते हैं और इसीलिए इस आयरन डोम सिस्टम का सक्सेस रेट लगभग 96% तक माना जाता है। तो कल भी ये जो आयरन डोम है, इसने इजराइल के लिए काम किया और बहुत सारी ईरान की जो मिसाइल्स हैं उन्हें हवा में ही इसने नष्ट कर दिया। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जो आयरन डोम सिस्टम है ये भी मिसाइल्स के जरिए ही काम करता है और एक मिसाइल को मारने के लिए इजराइल को भी इस आयरन डोम के जरिए अपनी एक मिसाइल लॉन्च करनी होती है और फिर ये एक मिसाइल दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करती है हवा में। इजराइल का दूसरा डिफेंस सिस्टम है डेविड्स स्लिंग। इसे मैजिक वॉन्ड भी कहते हैं, जो मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सतह से हवा में अटैक करने वाला एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है जो 300 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है। सोचिए, 300 किलोमीटर दूर, और इससे छोड़े जाने वाली मिसाइल की जो रफ्तार है वो 9261 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इजराइल का तीसरा डिफेंस सिस्टम है एरो 2 और एरो 3, जो लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकता है और इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स शामिल हैं। एरो 2 आने वाली मिसाइल्स के पास विस्फोट करता है, जबकि एरो 3 डेविड स्लिंग की तरह दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। और ये जो एरो सिस्टम है ये जमीन से 165 किलोमीटर ऊपर और 2400 किलोमीटर दूर तक की मिसाइल्स को नष्ट करने की क्षमता रखता है और इसकी स्पीड जो है वो होती है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जिस मिसाइल का ये इस्तेमाल करता है सिस्टम, वो मिसाइल की स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। और इजराइल के पास F-35 लड़ाकू विमान भी हैं जो एक डिफेंस सिस्टम के रूप में भी काम करते हैं। ये लेटेस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं
जो इजराइल ने अमेरिका से खरीदे हैं और F-35 एक साथ सैकड़ों टारगेट्स पर नजर रख सकता है, हमलों को रोक सकता है और दुश्मन की सीमा में प्रवेश करके भी टारगेट को हिट कर सकता है, बिना प्रवेश किए भी टारगेट को हिट कर सकता है। और इसकी रफ्तार होती है लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इजराइल अपने F-35 फाइटर जेट्स को भी एयर डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल करता है। ईरान ने अपने हमले में ऐसे 20 F-35 लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का दावा किया था, जिसे इजराइल ने पूरी तरह से नकार दिया है और कहा है कि उनका कोई विमान नष्ट नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं कि सैन्य क्षमता के मामले में इजराइल और ईरान में कौन ज्यादा ताकतवर है। आज आपको यह देखना चाहिए कि इजराइल और ईरान के बीच जो सेना है दोनों की, वो कहां ठहरती है। तो देखिए, ईरान के पास दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी सेना है, जबकि इजराइल के पास दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी सेना है। मतलब ईरान की सेना इजराइल की सेना से साइज में, आकार में बड़ी है। ईरान के पास 6,10,000 सक्रिय सैनिकों की फौज है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 1,70,000 सक्रिय सैनिकों की फौज है। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। वायुसेना की ताकत के मामले में इजराइल ईरान से आगे है। इजराइल के पास 612 लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ईरान के पास 551 विमान हैं। अगर कागजों पर देखें तो ईरान की आर्मी ज्यादा मजबूत नजर आती है। ईरान के पास 1996 टैंक्स और 66,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि इजराइल के पास 1,370 टैंक्स हैं और 43,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। दोनों देशों में ईरान की नेवी के पास भी ज्यादा ताकत है इजराइल से। ईरान के पास 19 सबमरीन्स और युद्धपोत हैं, जबकि इजराइल के पास 5 सबमरीन्स और युद्धपोत यानी वॉरशिप्स हैं। इजराइल के पास जेरिको 1, जेरिको 2 और जेरिको 3 मिसाइल्स हैं और इनकी रेंज 500 किलोमीटर से लेकर लगभग 5,000 किलोमीटर तक है। और ये तीनों मिसाइल्स 6,500 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से हमला करती हैं। इन्हें रोक पाना ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल काम होगा, जबकि ईरान के पास शहाब 2, शहाब 3, शहाब 4 और फतेह 2 जैसी मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। अगर परमाणु हथियारों की बात करें तो इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं। इजराइल, आपको याद रखना होगा, एक परमाणु संपन्न देश है जिसके पास अपने परमाणु हथियार हैं और उनकी संख्या है 90, जबकि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन यूरेनियम का भंडार और परमाणु स्ट्रक्चर ईरान के पास जरूर है और ईरान परमाणु हथियार बनाने पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और उसका सपना है कि बहुत जल्द ईरान के पास अपने परमाणु हथियार होंगे। हालांकि पूरी दुनिया और खास तौर पर पश्चिमी देश पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे वो जल्द से जल्द रोक दे। अगर आप आबादी के मामले में देखें तो आबादी के मामले में ईरान इजराइल से 9 गुना बड़ा है। इजराइल की आबादी लगभग 1 करोड़ है, जबकि ईरान की आबादी लगभग 9 करोड़ है। क्षेत्रफल के मामले में भी ईरान इजराइल से 74 गुना बड़ा है। सोचिए, ईरान साइज के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में इजराइल से 74 गुना ज्यादा बड़ा देश है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में इजराइल ईरान से बड़ा है। इजराइल की जो जीडीपी है वो 44 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि ईरान की जीडीपी 38,70,000 करोड़ रुपए की है। भले ही इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को घुटनों पर ला दिया हो, लेकिन अभी भी इजराइल के सामने 7 मोर्चे हैं जहां उसके दुश्मन खड़े हुए हैं और ये इजराइल के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और ये सभी जो 7 मोर्चे मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी ईरान के मोहरे हैं जो ईरान के इशारे पर काम करते हैं और ये इजराइल की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर ये नक्शा मैं पूरी स्क्रीन पर आपको दिखाऊं तो इस नक्शे में आप देख पाएंगे, देखिए पूरी स्क्रीन पर मैं आपको ये नक्शा दिखाता हूं। इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और अगर आप यहां देखेंगे तो इजराइल कितना छोटा सा देश है। देखिए, आप यहां देख पा रहे हैं, इसमें आपको लेबनान दिखाई देगा, गाजा दिखाई देगा, इसमें आपको इजराइल दिखाई दे रहा है। फिर आप देखिए पीले रंग से जो सीरिया आपको दिखाई दे रहा है वो भी इजराइल से कितना बड़ा देश है। उसके साथ आपको इराक दिखाई दे रहा है, वो भी इजराइल से क्षेत्रफल में कितना बड़ा देश है। और अगर आप ईरान को देखेंगे तो सोचिए
ईरान क्षेत्रफल के मामले में इजराइल से कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और नीचे अगर आप देखेंगे तो यमन भी है। यमन में हूथी आतंकवादी हैं और यहां से भी इजराइल पर हमला होता रहता है। तो यहां आपको जो दिलचस्प बात है जो देखने वाली है वो ये है कि इजराइल का क्षेत्रफल देखिए, इजराइल का साइज देखिए, ईरान का साइज देखिए, इराक देखिए, सीरिया देखिए और इजराइल की हिम्मत देखिए कि चारों तरफ से बड़े बड़े देशों से घिरा हुआ है। सारे देश उसके दुश्मन देश हैं और फिर भी इजराइल इनमें से किसी को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो 7 मोर्चे कौन से हैं इजराइल के? इजराइल के लिए सबसे पहला मोर्चा है गाजा पट्टी, जहां ईरान का मोहरा हमास बैठा हुआ है, जिसे इजराइल खत्म करना चाहता है और 2007 से गाजा पट्टी पर हमास का ही कब्जा है। इसके मुखिया इस्माइल हनिये को जुलाई में इजराइल ने ईरान की भूमि में ही, ईरान की जमीन पर ही मारा था और हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग भी ईरान से ही मिलती है। हमास को पाल पोस कर बड़ा करने वाला भी ईरान है। लेकिन यह भी दिलचस्प बात देखिए कि हमास का जब चीफ मारा गया तो वो ईरान की जमीन पर मारा गया, जब वो ईरान के संरक्षण में था, जब वो ईरान के पहरे में था, जब वो ईरान का मेहमान था और ईरान की जमीन पर घुसकर ऐसा कहा जाता है कि इजराइल ने हमास के चीफ को मार दिया। इजराइल के लिए दूसरा मोर्चा है वेस्ट बैंक, जो इजराइल की पूर्वी सीमा पर है और यह फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा है। वेस्ट बैंक में हमास के अलावा फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ संगठन सक्रिय है और PIJ के लड़ाके अक्सर इजराइल पर भी हमला करते रहते हैं। इजराइल के लिए युद्ध का तीसरा मोर्चा है लेबनान, जहां आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह बहुत सक्रिय है। इजराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह ने भी हमास का पूरा साथ दिया था, लेकिन अब तक इजराइल हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह समेत कई बड़े कमांडर्स को मार चुका है हाल ही में। और वर्ष 2006 में भी हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ 1 महीने से ज्यादा जंग लड़ी थी। इराक में भी कई कट्टरपंथी संगठन हैं जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है और इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस नाम से एक संगठन है जिसके पास 2 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। इसके अलावा बद्र, असैब और अल हक भी इराक में सक्रिय हैं, जो ईरान के इशारे पर इजराइल के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। 5वां जो मोर्चा है वो है सीरिया, जहां फातिमियों ब्रिगेड, जैनबियों ब्रिगेड, बकीर ब्रिगेड और कुव्वत अल रिधा जैसे कट्टरपंथी संगठन सक्रिय हैं और कुव्वत अल रिधा के लड़ाकों को हिजबुल्लाह ने ही ट्रेनिंग दी है, जबकि बकीर ब्रिगेड को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का पूरा समर्थन है। और इजराइल के सामने यमन युद्ध का 6ठा मोर्चा है, जहां हूती विद्रोही बहुत सक्रिय हैं और हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर लगातार हमले किए हैं, मिसाइल्स दागी हैं और यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिला हुआ है। हूती के पास भी 30,000 से ज्यादा लड़ाके हैं और इजराइल के लिए 7वां और सबसे बड़ा मोर्चा बन गया है अब खुद ईरान, जो प्रॉक्सी वॉर्स के साथ साथ अब इजराइल के सामने सीधे अपनी सेना लेकर युद्ध में उतर गया है। हमास की जंग ने अब ईरान को भी युद्ध का मैदान बना दिया है और अब ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला करके इजराइल को एक नया मौका दे दिया है। तो अभी तक इजराइल की सेना ईरान द्वारा पाल पोसकर बड़े किए गए जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी जो उसके मोहरे हैं, हिजबुल्लाह जैसे, हमास जैसे, हूती जैसे, अभी तक इजराइल की सेना उनसे लड़ रही थी। लेकिन अब पहली बार 2 देशों की जो सेना है वो आमने सामने है। पहली बार ईरान की सेना खुद इस युद्ध के मैदान में उतर आई है और अब एक तरफ इजराइल की सेना है और दूसरी तरफ ईरान की सेना है। अब आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे इजराइल लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशंस इस समय चला रहा है और इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को ढूंढ रही है क्योंकि वो उनके खून की प्यासी है। पिछले शुक्रवार को हिजबुल्लाह के मुख्यालय में सबसे बड़ा अब तक का इतिहास का बम गिराया गया था यहाँ साउथ बीरूत में और मैं वहीं पर खड़ा हूँ। आज 7 दिन के बाद किसी भी मीडिया को यहाँ पर आने की इजाज़त मिली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ताकत उस धमाके की रही होगी जिसने इस पूरे बहुमंजिले करीब 6 मंजिल की इमारत होती इसको ज़मीन दोज कर दिया। और यहाँ पर
पहली बार आज जो है मीडिया को अलाउ किया है। करीब 1000 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट है वो यहाँ पर आए हैं। ये पहली तस्वीर कैद करने के लिए, और आज तक का हमेशा वादा रहता है कि दुनिया में कोई भी खबर हो सबसे पहले वो तस्वीर जो है आज तक पर दिखेगी। और यहाँ पर जो आज तक पहुँचा है हिजबुल्लाह के मुख्यालय हेडक्वार्टर के ऊपर हसन नसरुल्लाह जो है वो मारे गए। आसपास देखिए गाड़ियों में क्या हुआ था। अभी 7 दिन बीत चुके हैं, अभी भी उस इमारत में धुआं उठ रहा है, स्मेल जो है वो बाहर आ रही है, प्लास्टिक वो साफ नहीं है। और ये साफ दर्शाता है कि कितना भयानक वो धमाका रहा। अशरफानी, साउथ आज। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि इजराइल पर किया गया ये हमला ईरान की मजबूरी थी या ईरान की कोई और रणनीति है, और आखिर ईरान कैसे इजराइल पर हमला करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि ईरान एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जहां उस पर इजराइल पर हमला करने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं था, और दुनिया में एक ऐसा माहौल बनता जा रहा था जो ईरान को कमजोर और डरपोक साबित कर रहा था। क्योंकि इसी साल जुलाई में ईरान की ही जमीन पर हमास के चीफ इस्माइल हनिये की हत्या कर दी गई, जिसका आरोप इजराइल पर ही लगा था। लेकिन ईरान तब भी चुप बैठा रहा, जिसके बाद ईरान की दुनिया में बहुत आलोचना होने लगी। लोग समझने लगे कि ईरान कमजोर है, सिर्फ बातें करता है, दावे बड़े बड़े करता है, और वो अपने ही लोगों का साथ नहीं देता। यहां तक कि हमास और हिजबुल्लाह को धोखा देने के आरोप भी ईरान पर लगने लगे, और उसके बाद हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को भी इजराइल ने लेबनान में घुसकर मार दिया। ऐसे में ईरान अगर हमला न करता तो क्या करता, और खुद को साबित करने के लिए, खुद की ताकत को साबित करने के लिए, और दुनिया को यह बताने के लिए कि वो हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, वो हमास के साथ खड़ा है, ये साबित करने के लिए आखिरकार ईरान ने इजराइल पर हमला कर ही दिया। लेकिन यह हमला इजराइल के लिए एक बहुत सुनहरा मौका बनकर आया है। यह क्रिकेट की उस फुल टॉस गेंद की तरह है जिसका इंतजार छक्का लगाने के लिए बल्लेबाज बहुत देर से कर रहा है, और यह बल्लेबाज है बेंजामिन नेतन्याहू। बहुत देर से वो इंतजार कर रहे थे कि ईरान कुछ तो ऐसी गलती करे, ईरान ऐसा कोई युद्ध शुरू करे जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने का एक लाइसेंस मिल जाए। और अभी तक इजराइल कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हूती विद्रोही हो। वो सीधे तौर पर किसी भी देश के खिलाफ या किसी देश की सेना के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरा था। लेकिन ईरान ने इजराइल पर यह मिसाइल हमला करके उसे वो मौका दे दिया है जिसकी तलाश में इजराइल बहुत वर्षों से था। ईरान का यह हमला इजराइल के लिए युद्ध के खुले निमंत्रण की तरह है, जिसे इजराइल पूरे मन से स्वीकार करेगा, और इसका पूरा हिसाब इजराइल जरूर चुकाएगा। अब इजराइल के पास ईरान को जवाब देने के 5 विकल्प हैं। तो सोचिए, ईरान को जवाब देने के लिए इजराइल क्या क्या कर सकता है, और ये जो 5 विकल्प हैं इन्हें इजराइल अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकता है और एक साथ भी आजमा सकता है। पहला विकल्प है कि इजराइल ईरान के सभी तेल भंडारों को नष्ट कर दे। ईरान के पास दुनिया का 12% तेल भंडार है। ईरान की सरकार की आय का 60% हिस्सा तेल और गैस इंडस्ट्री से ही प्राप्त होता है। अगर ईरान के ये तेल भंडार नष्ट कर दिए इजराइल ने तो ईरान की कमर टूट जाएगी, ईरान को पैसे का आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होगा, और ईरान के पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि वो युद्ध में उतर सके। दूसरा विकल्प है कि इजराइल ईरान के पावर ग्रिड को ध्वस्त कर दे। अगर ऐसा हुआ तो बिना पावर के ईरान का पूरा की पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। तीसरा विकल्प है कि इजराइल ईरान के परमाणु स्ट्रक्चर्स को नष्ट करे। ईरान के पास परमाणु बॉम्ब तो नहीं है, परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास भारी मात्रा में यूरेनियम मौजूद है और वो अपने परमाणु कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहा है। परमाणु हथियार हासिल करने का ईरान का सपना बहुत पुराना है, जो इजराइल को बहुत बुरी तरह खटकता है। इजराइल बहुत पहले से चाहता है कि वो परमाणु बम हासिल करने से पहले ही ईरान का परमाणु स्ट्रक्चर तबाह कर दे। ऐसे में ईरान के परमाणु स्ट्रक्चर पर हमला करके इजराइल एक बहुत करारा जवाब भी दे सकता है और अपना वर्षों पुराना मंसूबा जो है वो पूरा कर सकता है। चौथा विकल्प है वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करा दे और जिस तरह उसने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म किया, हमास की लीडरशिप को खत्म किया,
उसी तरह ईरान के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाकर मौजूदा लीडरशिप को ही समाप्त कर दे। और इजराइल के पास पांचवा विकल्प है कि वो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को समाप्त कर दे, खत्म कर दे। IRGC ईरान की सेना से अलग एक कट्टरपंथी सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना इस्लामी शासन की रक्षा के लिए 1979 में की गई थी। ये ईरान की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है और इसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। और ये वही संगठन है, वही सेना है जो इराक, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया और यमन में फैले आतंकवादी संगठनों का समर्थन करती है, सहयोग करती है और उन्हें पैसा भी देती है। और इस संगठन में करीब 2 लाख सैनिक हैं, 2 लाख, यानी इजराइल की पूरी सक्रिय सैनिकों से भी ज्यादा संख्या इनकी है। हमास, हिजबुल्लाह और अब ईरान से इजराइल की लड़ाई में कोई हीरो या नायक के तौर पर उभरकर सामने आया है तो वो है इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू। 74 साल के नेतन्याहू ऐसे व्यक्ति हैं जो ना आलोचना से डरते हैं और ना ही लोकप्रियता घटने से वो डरते हैं। आज अगर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू मुकद्दर का सिकंदर है और वो डरते नहीं हैं। रिस्क लेने की उनकी क्षमता दुनिया के किसी भी नेता से कहीं ज्यादा है। वो रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। और बेंजामिन नेतन्याहू के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बाउंस बैक जरूर करते हैं। कितना भी बुरा समय आ जाए वो बाउंस बैक कर लेते हैं। अगर वो गिरते भी हैं तो दुगनी ताकत से वापस उठकर खड़े हो जाते हैं। वर्ष 2016 में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 2019 में उन पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे, 2020 में प्रधानमंत्री रहते हुए भी उनके खिलाफ मुकदमा चला, 2021 में 12 साल बाद उन्हें सत्ता से हटना पड़ा। लेकिन 2022 में वो चुनाव में बिना बहुमत हासिल किए बिना भी फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला होने के बाद उनकी लोकप्रियता में बुरी तरह से गिरावट आई थी। यहां तक कि उनके खिलाफ इजराइल में विरोध प्रदर्शन होने लगे। लोगों का कहना था कि नेतन्याहू इजराइल के बंधकों को हमास की कैद से छोड़ा नहीं पाए और ना ही हमास को खत्म कर पाए। लेकिन पहले हमास और उसके बाद हिजबुल्लाह को उन्होंने एक एक करके करारा जवाब दिया और इसके बाद उनकी लोकप्रियता फिर से तेजी से बढ़ने लगी। इजराइल के एक न्यूज चैनल के सर्वे के मुताबिक अगर आज इजराइल में चुनाव हो जाएं तो बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी और इसी सर्वे में प्रधानमंत्री पद के पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर भी सबसे ज्यादा लोगों का समर्थन इस समय बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ही है। जबकि इस साल की शुरुआत में हुए एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 15% लोग ही बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन लोकप्रियता में गिरावट के बाद भी उन्होंने लगातार सख्त फैसले लिए, लगातार कड़े फैसले लिए और अच्छा प्रदर्शन करते चले गए। और गठबंधन की सरकार चलाते हुए भी उन्होंने गाजा पर हमला किया, हमास की लीडरशिप को खत्म किया, हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म किया। जनता सड़कों पर उतरी तब भी वो झुके नहीं। किसी भी परिस्थिति में उन्होंने दबने का नाम नहीं लिया। और अभी हालात ऐसे हैं कि नेतन्याहू के विरोधी भी अब उनके साथ आ रहे हैं। 29 सितंबर को नेतन्याहू के एक प्रमुख विरोधी नेता उनकी सरकार में ही शामिल हो गए। कुछ दिन पहले अमेरिका ने नेतन्याहू से कहा कि वो अब एक पीस डील स्वीकार कर लें, यानी अब शांति कर लें हमास के साथ और अब और ज्यादा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा खून खराबा ना करें, शांति बहाल करें, ऐसा अमेरिका ने उनसे कहा। लेकिन नेतन्याहू ने मना कर दिया, अमेरिका की भी बात नहीं मानी। और अभी हाल ही में नेतन्याहू अमेरिका गए हुए थे। पूरी दुनिया उनसे कहती रही कि गाजा पट्टी और लेबनान में अपने हमले रोक दें, अब शांति स्थापित करें। लेकिन उन्होंने अमेरिका में रहते हुए ही हिजबुल्लाह पर हमले का आदेश दिया और अब वो ईरान को भी करारा जवाब देने का ऐलान कर चुके हैं। तो सोचिए कि ये एक ऐसा नेता है, ऐसा प्रधानमंत्री है इजराइल का जो लगातार, चाहे उसकी स्थिति मजबूत हो या उसकी स्थिति कमजोर हो, वो चुनाव जीत रहा हो या हार रहा हो, वो लोकप्रिय हो या फिर ना हो, लेकिन वो लगातार कड़े फैसले लेता है, सख्त फैसले लेता है, रिस्क लेता है और अपने दुश्मनों पर हमला करने से जरा भी इसलिए नहीं चूकता है कि कहीं उसे इस बात की चिंता हो जाए कि उसकी लोकप्रियता घट जाएगी, सरकार गिर जाएगी या फिर उनके अपने राजनीतिक करियर का क्या होगा।
ये बात आज बेंजामिन नेतन्याहू से सीखनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि वो हैं तो वाकई मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि वो चुनाव लड़ने जाते हैं, हारने के बाद भी वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बहुमत हासिल नहीं होता फिर भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और लगातार जो भी काम करते हैं शुरुआत में आलोचना होती है लेकिन आखिर में विजय उन्हीं की होती है। अब आपको यह बताते हैं कि आज के हालात में क्या भारत भी बेंजामिन नेतन्याहू से और इजराइल से कुछ सीख सकता है? कभी आपने सोचा है कि अगर भारत ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जिस स्थिति में आज इजराइल है तो भारत में क्या होगा, या भारत इजराइल जैसे देश से क्या सीख सकता है? सबसे बड़ी सीख है भारत के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। इजराइल 18 वर्षों से हिजबुल्लाह को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा था। उसे यकीन था कि एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। पेजर ब्लास्ट की प्लानिंग से लेकर हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मारने तक इजराइल ने वर्षों तक इंतजार किया और इस रणनीति पर लगातार काम किया। और इजराइल हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस के मोड में रहता है, यानी उसका जो काम है चालू रहता है, रुकता नहीं है दिन रात, जिसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। समय जरूर बदला लेकिन दुश्मन को खत्म करने की इजराइल की इच्छा शक्ति और रणनीति बिल्कुल नहीं बदली। इसलिए अगर भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज, भारत की लीडरशिप अगर कुछ सीखना चाहे तो इजराइल से धैर्य, इंतजार और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए कि लगातार अपने दुश्मन का पीछा करते रहो, लगातार अपने दुश्मन के बारे में जानकारियां इकट्ठा करते रहो और एक दिन जब मौका मिले, चाहे वो 10 साल 18 साल के बाद भी मिले, उस मौके को चूको मत। दूसरा सबक भारत के लिए यह है, वो है स्थायी रक्षा नीति और स्थायी विदेश नीति। इजराइल में सरकारें बदलती हैं लेकिन उनकी सुरक्षा नीति नहीं बदलती। दुश्मनों के लिए उनकी नीति कभी नहीं बदलती। इजराइल के दोस्त और दुश्मन हमेशा परमानेंट रहते हैं, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, सरकार कोई भी हो, दुश्मनों के साथ इजराइल का व्यवहार कभी नहीं बदलता। और आप देखिए वहां पर सरकार और विपक्ष के दल जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने वॉर कैबिनेट बनाई जिसमें विपक्षी दल के नेता भी उस कैबिनेट में मौजूद थे और सरकार के लोग, नेता और विपक्ष के नेता मिलकर यह तय कर रहे थे कि युद्ध में इजराइल की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए हमारे देश में सरकार बदलते ही विदेश नीति बदल जाती है। एक सरकार पाकिस्तान से बातचीत बंद कर देती है, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेती है, तो दूसरी सरकार कहती है कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पहल करेंगे। एक सरकार चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाती है, तो जब दूसरी सरकार आती है तो वो चीन से पक्की दोस्ती कर लेती है। इजराइल से सीखने वाली तीसरी बात है अपने देश और अपनी सेना के साथ खड़े रहना। वहां की जनता, वहां के नेता, चाहे विपक्ष के हों या सरकार के हों, अपनी सेना के साथ खड़े रहते हैं। इजराइल की जनता ने किसी खास मुद्दे पर नेतन्याहू की कितनी भी आलोचना की हो, चाहे चुनाव में नेतन्याहू को वोट ना दिया हो, चाहे उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना दिया हो, हरा दिया हो, लेकिन दुश्मनों के लिए वहां का बच्चा बच्चा अपनी सेना के साथ खड़ा रहता है। लेकिन हमारे समाज में और हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। उस बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं भारतीय सेना से, तस्वीरें दिखाने की मांग करते हैं। भारत की सेना कहती है, भारत की सरकार कहती है कि हमने बालाकोट में नुकसान किया है, आतंकवादियों के कैंप को नष्ट कर दिया है, लेकिन हमारे अपने ही देश के लोग और नेता और विपक्षी दल मानने के लिए तैयार नहीं होते। कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई आतंकवादी कैंप नष्ट नहीं हुआ, सबूत लाइए। चीन से सीमा विवाद पर हमारे ही देश के लोग, हमारे ही देश के विपक्षी नेता ऐसे बयान देने लगते हैं जो चीन के पक्ष में जाते हैं और वो हमारी भारतीय सेना का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ऐसा इजराइल में नहीं होता। आज इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट मौजूदा सरकार के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये ईरान को सबक सिखाने का 50 साल में सबसे शानदार मौका है। सोचिए हमारे देश में क्या कभी कोई विपक्ष का नेता ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान देगा? अब यह भी समझना जरूरी है कि इस युद्ध का दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। आपकी हमारी आम जिंदगी पर भी क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? युद्ध तो हमसे हो रहा है लगभग 5000 किलोमीटर दूर, लेकिन आपकी जिंदगी पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं होता। अगर उसमें दुनिया के कई देश शामिल हैं तो उसका असर
और उसके असर का दायरा बहुत बढ़ जाता है। पहला और तात्कालिक असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। आज ही कच्चे तेल के दामों में 4% की वृद्धि हो चुकी है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ईरान में पेट्रोल के लिए अब लंबी लंबी लाइन लग गई है पेट्रोल पंप्स के बाहर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरा, ये सारी गाड़ियां जो आप देख रहे हैं ये पेट्रोल के लिए लाइन में लगी हैं। दूसरा असर व्यापार पर पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की वजह से व्यापारिक जो समुद्री जहाज हैं उन्हें अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा, जिससे महंगाई में वृद्धि हो सकती है, अलग अलग चीजों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। युद्ध की वजह से सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सोने को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसलिए सोने की कीमतें भी आने वाले समय में बढ़ेंगी। इसके अलावा युद्ध की वजह से दुनिया दो भागों में बढ़ सकती है, एक वो देश जो इजराइल के साथ हैं, दूसरे वो जो ईरान के साथ हैं, और इससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तो बढ़ ही सकती है। तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं, विश्व युद्ध होना इतना आसान नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग आज कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। आपने देखा होगा आजकल जब भी युद्ध होता है कहीं दो देशों के बीच में, और उसमें एक से ज्यादा देश शामिल हो जाते हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, तो हमेशा लोग यही सोचते हैं कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अभी वर्ल्ड वॉर 3 की कोई संभावना नजर नहीं आती। और आज महात्मा गांधी की जयंती है, जिन्होंने दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया पर युद्ध का और हिंसा का खतरा है। आज हम आपको महात्मा गांधी की एक पुरानी चिट्ठी दिखाना चाहते हैं, जो उन्होंने वर्ष 1939 में जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर को लिखी थी। और उस वक्त महात्मा गांधी दूसरे विश्व युद्ध को लेकर बहुत चिंतित थे, और उन्होंने हिटलर को इस पत्र के जरिए समझाने की कोशिश की थी कि वो युद्ध को ना भड़काएं। ये वो चिट्ठी है, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए एक बार बड़ी स्क्रीन पर देखिए महात्मा गांधी की ऐतिहासिक चिट्ठी। और इस चिट्ठी में उन्होंने हिटलर को लिखा है कि मैं बहुत दिन से आपको ये चिट्ठी लिखने के बारे में सोच रहा था, और आखिर में मैंने ये सोचा कि इस चिट्ठी के पीछे कोई कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, और मैंने सोचा कि मुझे ये चिट्ठी अब लिखनी ही चाहिए। और फिर वो ये कह रहे हैं कि कैसे हिटलर को युद्ध को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर आज महात्मा गांधी होते, ये कल्पना की बात है, आप चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सवाल कर सकते हैं कि अगर आज महात्मा गांधी जीवित होते तो क्या वो इजराइल और ईरान के बीच इस युद्ध को रोक सकते थे? क्या महात्मा गांधी अगर आज जीवित होते तो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में उनकी क्या भूमिका हो सकती थी? अगर आज वो जीवित होते तो पूरी दुनिया में क्या बेहतर शांति का माहौल होता? ये सोचने वाली बात है। उधार एक जादू है, आप जिसे भी देते हैं वो लेकर गायब हो जाता है। इसलिए ऐसे जादूगरों से हमेशा सावधान रहिए और उधार देने से पहले 1000 बार सोचिए।